छोटे मायके वाली बहू की 100 बीघे के महल ससुराल में पहली लोहड़ी। माँ देखो ना, वहाँ सरपंच जी के यहाँ कितनी बड़ी जमीन पर लोहड़ी की तैयारी हो रही है। चलो ना माँ, हम भी लोहड़ी की ऐसे ही तैयारी करते, मजा आएगा। नहीं बेटा, सरपंच जी तो 10-10 बीघा जमीन के मालिक हैं। उन्हें क्या मुश्किल है इतनी बड़ी जमीन पर लोहड़ी का त्योहार मनाना। यहाँ हमें देख 25 गज जमीन पर भी किराया देकर रहते हैं। हम जैसे लोग लोहड़ी नहीं मना सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं और हमारे पास जगह बहुत कम है। समझ आया? हर साल मुझे यही बोला जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मुझे कभी भी लोहड़ी अपने घर में मनाने की खुशी महसूस होगी। होगी बेटा, जरूर होगी। देखना, जैसे तेरे ख्याल है ना, जो तेरी ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करवाने के लिए मैं तो तेरी शादी 100 बीघा जमीन पर बने महल पर करवाऊंगी, जहां मुझे सब कुछ मिलेगा। माँ ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। कल तक तो मैं दूसरों की तरह लोहड़ी मनाने को तरसती थी, लेकिन आज देखो, मेरे पास 100 बीघा जमीन पर बना बड़ा महल जैसा ससुराल है और यहाँ पर ये मेरी पहली लोहड़ी है। छोटी मालकिन, देखना लोहड़ी की आग की व्यवस्था इस जगह कैसी है। नहीं भैया, इधर नहीं, क्योंकि जरा देखिए, इस तरफ काफी हरियाली है और लोहड़ी की आग की लपटें तो काफी ऊंची होती हैं, इसीलिए आप इसका बंदोबस्त खाली जमीन पर करिए। मेरे ख्याल से उधर की तरफ अच्छा रहेगा। पूर्वी ऐसे ही लोहड़ी के लिए सभी नौकरों को काम समझाने लगी। पूर्वी एक गरीब लड़की थी जिसको किस्मत से 100 बीघा जमीन पर बना हुआ महलों का ससुराल मिला था। ये उसके ससुराल की पहली लोहड़ी थी जिसमें उसे काफी महत्व दिया जा रहा था। अभी पूर्वी नौकरों को समझा ही रही थी कि एक रथ लिए सैनिक के साथ उसकी काम वाली उसके पास आई। पूर्वी मालकिन, आपको बड़ी सरकार ने अंदर बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैंने जैसा कहा है सभी काम को वैसे ही करना। पूर्वी ऐसे बोलकर अपनी कामवाली के साथ ही रथ में चढ़ गई, जिसको 100 बीघे की जमीन पर एक सैनिक दौड़ता हुआ महल के मुख्य द्वार पर ले गया। माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू रानी, हमने बुलाया। तुम्हें लोहड़ी के लिए अपने गहने और कपड़े नहीं खरीदने हैं? माँ जी, वो शादी के कपड़े मेरे पास हैं तो सही, मैं उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी। पूर्वी बेटा, ये कोई सादा दिन नहीं, लोहड़ी है लोहड़ी, और तुम महल की रानी हो। कितने लोग आज हमारे महल में आएंगे तुमसे मिलने। ऐसे नहीं होता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कपड़े दिलवा कर लाती हूँ। विद्या ऐसे बोलकर पूर्वी को एक बड़े से मॉल में ले आई, जहां पर बहुत महंगे महंगे और शाही कपड़े मिलते थे और साथ ही महंगे गहने भी। पूर्वी उन्हें देखकर खुश होने लगी। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। ये तो सारे वही कपड़े हैं जो कि मैं बस अपनी ख्याली दुनिया में सोचती और पहनती थी। मुझे याद है जब मैं त्योहारों के लिए ऐसे कपड़े मांगती थी तो माँ क्या कहती थी? माँ, दिलवा दो ना मुझे ये ड्रेस। होली से दिवाली आ जाती है, दिवाली से रक्षाबंधन, रक्षाबंधन से नवरात्रि और नवरात्रि से लोहड़ी, लेकिन आप कभी भी मुझे ऐसे कपड़े नहीं दिलवाती जो मुझे अच्छे लगते हैं। आज तो मैं ये खरीद कर ही रहूंगी। जिद मत करना पूर्वी, देख तेरी बात से माँ को दुख हो रहा होगा कि तू उनसे ऐसी चीज मांग रही है जो माँ तुझे नहीं दे सकती। ऐसा क्या माँ? माँ, मेरा आपको दुखी करने का कोई मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो माँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं बेटा, तेरी बात गलत नहीं थी इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाती हूँ। तो हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तू तो घबरा गई बेटा, माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है। जब औलाद कुछ मांगती है ना और वो उसे वो चीज दिला नहीं पाते तो उनका दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन तू देखना, अब ना सही, लेकिन जब तेरी शादी होगी ना, तब तेरे ससुराल में तेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पूर्वी बेटा, खरीदो भी कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस को देखकर कंफ्यूज हो गई कि कौन सी वाली लूं। पूर्वी ने ऐसे बोलकर सही से ड्रेसेस को देखना शुरू किया और एक बहुत ही सुंदर सी सफेद रंग की साड़ी और उसके साथ पहनने को डायमंड की ज्वेलरी उसने खरीद ली। ये सब सामान लेकर पूर्वी अपनी सास के साथ ही घर आ गई, जहां विद्या उससे बोली, पूर्वी रानी, तुम हमारे परिवार की पहली बहू हो, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आज लोहड़ी पर अग्नि को अर्घ देने वाली गुड़ से निर्मित मिठाई तुम बनाओ। अगर नई बहू ये काम करेगी तो मुझे यकीन है कि सभी को ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है, मैं बना दूंगी माँ जी। ठीक है, सारा सामान रसोई में है, तुम जाओ और बना लो। विद्या के बोलने पर पूर्वी अपनी 100 बीघा जमीन पर बनी महल की रसोई में आ गई। उसकी रसोई ही कम से कम 20 बीघा जमीन पर बनी थी, जिसकी वजह से उसकी शुरुआत से उसका अंत भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा था।
कितनी बड़ी रसोई है मेरी। मैं पहली बार बस पहली रसोई करने को इसमें आई थी और मुझे याद है कि मुझे खाना भाग भाग कर बनाना पड़ा था। आज भी मुझे ऐसी मिठाई बनानी होगी। पूर्वी ऐसे बोलकर अंदर आ गई और अपनी रसोई में काम करने लगी। उसने गैस पर दूध चढ़ाया और फिर गुड़ वगैरह की भेली लेकर उन्हें काट काट कर वो मिठाई बनाने लगी। अरे नहीं, अब इस गुड़ की मिठाई को चलाने के लिए मुझे बड़े चम्मच की जरूरत है। ये चम्मच कहाँ गया? हे भगवान, कितना दूर है, जल्दी से लाना पड़ेगा। पूर्वी तेजी से भागती हुई चम्मच लेने गई और ऐसे ही वो तेजी से वापस आई, जिसमें उसका सांस फूलने लगा। हे भगवान, ये तो सांस ही फूल गई। कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है इस रसोई में खाना बनाने के लिए। एक तरफ ये रसोई है और एक तरफ मेरे मायके की रसोई थी। अभी भी इसमें गुड़ की मिठास कम है। पूर्वी, बस बहुत ज्यादा मीठा मत डाल देना। नहीं माँ, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, लेकिन मीठा जरा ज्यादा ही तो अच्छा लगता है। पूर्वी ने ऐसे बोलकर गुड़ के डब्बे तक बैठे बैठे ही हाथ बढ़ा दिया और उसमें से काफी सारा गुड़ मिठाई में उड़ेल दिया। कर दिया सत्यानाश। पूर्वी बेटा, अब ये मिठाई इतनी मीठी हो गई होगी कि इसे खाने वालों का मुंह भी चिपकने लगेगा। माँ, ऐसे ही मीठा अच्छा लगता है। माँ उस वक्त मुझे मीठा ज्यादा खाने पर कितना डांटती थी। मेरी छोटी सी रसोई में वैसे ये फायदा तो था कि उसमें कुछ भी बनाने में थकान नहीं होती थी। पूर्वी ऐसे ही खुद से बोलती हुई मिठाई बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी गुड़ की मिठाई बनकर तैयार हो गई और शाम भी बस हो चली थी। तो उसने नहा धोकर लोड़ी के कपड़े पहन लिए। वाह भाभी, आप तो आज स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा लग रही हो। सच में बहू तो बहुत सुंदर है, नजर ना लगे इस रूप को। विद्या ने पूर्वी की बलाएं ली और फिर उसके कान के पीछे काला टीका लगाकर वो उसे मेहमानों के बीच लेकर गई। पूरे महल का मैदान लोहड़ी में आए हुए मेहमानों से भरा पड़ा था। उसी भीड़ में पूर्वी के पास उसकी माँ आई। पूर्वी, मेरी बच्ची। माँ, आप यहाँ? क्यों पूर्वी बहू, कैसा लगा मेरी तरफ से तेरा लोहड़ी का तोहफा? आइए समधन जी, लोहड़ी की आग के पास चलते हैं। बहू रानी, तू भी आजा युवराज को लेकर। वहां दोनों लोहड़ी की अग्नि में अर्घ दे देना। विद्या की बात सुनकर पूर्वी अपने पति युवराज के साथ अर्घ देने को लोहड़ी की आग के पास आ गई और वहां बैठकर सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। सभी तरफ रौनक थी और खुशी का माहौल था। सभी को खुश देख पूर्वी भी बहुत खुश हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ससुराल 100 बीघे जमीन पर होगा और मैं वहां ऐसे लोहड़ी मनाऊंगी। ये तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों का सा मंजर लग रहा है। माँ कितनी ज्यादा खुश हैं। इस सब से तो मुझे गांव की लोहड़ी की याद आ गई। आज मैं एक बात तो समझ गई कि खुशी पैसे से नहीं, परिवार के साथ होने से मिलती है। मेरी इस लोहड़ी और शादी से पहले वाली लोहड़ी में कोई अंतर नहीं है, एक जैसा ही एहसास है। पूर्वी, कहाँ गुम हो? हाँ, कुछ नहीं। ये लो मिठाई खाओ, करो आ। ठीक है। पूर्वी ने ऐसे बोलकर मुंह खोल दिया और युवराज के हाथ से मिठाई खाई। सभी ऐसे ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। सभी ने खुशी खुशी एक साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया और खूब मजे किए। अरे वाह भैया, मजा आ जाएगा अब तो रात को सोने में। चाची चाची क्या लाई? चाची क्या ये कंबल है? दिखाओ ना। अरे वाह, चलो अच्छा है कि ज्योतिका ने अपने मायके के सहारे एक कंबल का इंतजाम कर लिया। अब बच्चे इसी में सो जाया करेंगे। चाची दिखाओ ना कि ये कंबल कैसा होता है। रानी ने एक्साइटेड होकर जैसे ही कंबल की तरफ को अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी चाची ज्योतिका ने उसके हाथ को जोर से झटका दिया और फिर वो उसे अकड़ कर बोली, हट रानी, तू तो ऐसे कर रही है जैसे कि कंबल नहीं बावले गांव में ऊंट आ गया हो। ज्योतिका, तुम रानी से ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? और ये कोई बावले गांव में ऊंट आने की खुशी नहीं है। तुम तो जानती ही हो कि कितनी सर्दी हो रही है। ऐसे में कंबल घर में आना किसी खजाने से कम नहीं है। हाँ, तो ये खजाना मेरा है। मेरे पति ने ये खजाना मेरे लिए खरीदा है, समझ आया? एक कमरे में सासू माँ की वजह से हम दोनों को गुजारा तो करना पड़ रहा है, लेकिन भाभी मैं अपना सामान किसी को नहीं बांटूंगी, आपके बच्चों से भी नहीं। ज्योतिका ऐसे बोलती हुई अपने कमरे के पोर्शन में चली गई और उसने अपना पर्दा ढक लिया। यह बर्ताव रश्मि को बेहद बुरा लगा। रश्मि और ज्योतिका दोनों देवरानी जेठानी थी, जिसमें रश्मि का पति गरीब तो ज्योतिका के पति का काम अच्छा था। लेकिन वो दोनों एक ही कमरे में रहती थी क्योंकि दोनों भाइयों और उनकी मरी हुई सास की इच्छा यही थी। एक ही छत के नीचे मुझे कैसे कैसे गुजारा करना पड़ता है। माँ, चाची जो लाई है वो क्या था? क्या वो खजाना था? नहीं, वो कंबल था रोहन। माँ के मुंह से तूने नहीं सुना है?
कंबल बहुत ही गर्म होता है। सर्दी में कंबल में बैठने से गर्माई मिलती है। माँ, क्या हम चाची के पास चले जाएं? हमें सर्दी लग रही है। नहीं, कोई नहीं जाएगा चाची वाची के पास, यहीं रहो। अगर सर्दी लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए घर में ही आग जला दूंगी। रश्मि का अपना भी स्वाभिमान था। उसने अपने बच्चों को अपनी घमंडी देवरानी के पास नहीं जाने दिया। सर्दी बहुत ज्यादा थी। ऐसे में एक तरफ तो पर्दा डाले ज्योतिका अपने कंबल में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रश्मि ने लकड़ियां लाकर अपने ठंडे से कमरे के भाग को गर्म करने के लिए आग जला ली। हे भगवान, ये इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? जरूर मेरी जलकुकड़ी जेठानी ने कमरे में आग जलाई होगी। इनसे तो मेरी खुशी और सुकून झेला ही नहीं जाता है। माँ, आग पर हाथ सेककर कितना अच्छा लगता है ना? वो तो सही कहा मेरी रानी बेटी ने। आग पर जब भी हाथ सेको तो सारे शरीर की सर्दी उड़नछू हो जाती है। भाभी, अपनी आग बाहर जाकर जलाइए, सारे घर में धुआं धुआं हो रखा है। नहीं, आग तो घर में ही जलेगी। अगर ज्यादा धुआं लग रहा है तो अपना कंबल मुंह तक कर लो, लेकिन हम अपनी सर्दी को कम करने के लिए ऐसे ही जुगाड़ करेंगे। ये सर्दी को कम करने की जुगाड़ नहीं है, ये बस सारी मुझे परेशान करने की आपकी प्लानिंग है। आपको क्या लगता है कि मैं समझती नहीं हूँ? तुम्हें जो समझना है ना वो समझो। दोनों देवरानी जिठानी में ऐसे ही बहसबाजी होने लगी। रश्मि ने सर्दी से बचने को आग जलाई थी, लेकिन एक ही कमरे में रहने की वजह से उसका धुआं ज्योतिका को परेशान कर रहा था। उन दोनों में सर्दी के दौरान इन्हीं अब छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती रहती थी। आज की ये लड़ाई काफी देर तक चली और ऐसे ही जब रात हुई। कुशाल जी, देखिए, आपके दिए हुए पैसों से मैं कितना अच्छा और गर्म कंबल ले आई। अब हम दोनों इसकी गर्माई में आराम से सोएंगे। अरे ज्योतिका, ये क्या? बस एक कंबल? मतलब हम दोनों कंबल की गर्माई में सो जाएं और भैया भाभी और बच्चों का क्या? क्या मतलब है कि उनका क्या? देखिए कुशाल जी, आपके बड़े भाई अभी जिंदा हैं। अगर ऐसी ही बात है तो वो ले आएंगे अपने लिए भी कंबल। हमें उनके ऊपर परोपकार करने की क्या जरूरत है? ज्योतिका, ऐसे उखड़ी उखड़ी बंद रहा करो। हम सभी एक परिवार हैं। और चलो माना कि भैया भाभी थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन हम बच्चों को तो अपने साथ कंबल में सुला ही सकते हैं ना? नहीं, हम बच्चों को भी इसमें बिल्कुल नहीं सुलाएंगे। ये मेरा कंबल है। हम पूरा कमरा उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या वो काफी नहीं है? मैं अपना कंबल किसी से शेयर नहीं करूंगी। अब अगर मेरा फैसला सही लगे तो आप इसमें रहिए, और अगर नहीं तो सो जाइए आप भी आपकी बोरी बोरी ही ओढ़कर। ज्योतिका की बात सुनकर कुशाल बेबस सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसीलिए बस वो भी चुपचाप कंबल के अंदर लेट गया और दोनों पति पत्नी अपने दूसरे परिवार की तरफ को पर्दा करके सो गए। एक तरफ वो दोनों आराम से कंबल में सो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुनिए जी, आज बहुत ज्यादा सर्दी है, ऐसे में नींद नहीं आएगी। आप एक काम कीजिए, बाहर जाकर परात में आग जलाकर ले आइए। माँ, बहुत सर्दी लग रही है। बेटा, बस जरा सा सब्र करो, मैं अभी आग जलाकर लाता हूँ, तब फिर सर्दी नहीं लगेगी। मोहित ऐसे बोलकर आग जलाने को घर से बाहर आ गया और परात में आग जलाकर वो अपने कमरे में ले गया, जिसकी गर्माई से बोरी ओढ़कर घर वालों ने रात बिताई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। किसी तरह रश्मि के घर की रात कटती थी और वक्त के साथ और भी सर्दी होने लगी थी। आज के दिन भी बहुत ज्यादा सर्दी थी और ऐसे में रश्मि अपने बच्चों को चूल्हे के पास लिए बैठी थी कि तभी उसे अपनी देवरानी के फोन पर बात करने की आवाज आई। हाँ माँ, आप तो जानती ही हो कि मुझे कैसे कैसे गुजारा करना पड़ रहा है। ऊपर से इतनी सर्दी है कि मैं क्या ही बताऊं। आप ना एक काम कीजिए, मेरे लिए बड़ा वाला हीटर भेज दीजिए। रूम हीटर जलाकर रखूंगी तो कमरा गर्म रहा करेगा। ज्योतिका का मायका अमीर था। ज्योतिका के कहने पर कुछ ही देर में उसके मायके से बड़ा सा हीटर आ गया, जिसको ज्योतिका ने अपने कमरे के भाग में रखवाया और वो पर्दा गिराकर उसे जलाने को बैठने ही वाली थी कि तभी उसके पास रश्मि आ गई। ज्योतिका, इसमें तुम मेरा स्वार्थ नहीं समझना। मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ऐसी छोटी जगह और पूरी तरह कमरे वमरे को बंद करके हीटर वगैरह नहीं जलाया करते। इसकी गैस में इतनी ताकत होती है कि ये अगर बंद जगह में जलाया जाए तो इंसान की जान भी ले सकता है। ऐसा क्या? वैसे और क्या क्या कर सकता है ये? मैं जानती हूँ कि आप ये बात क्यों बोल रही हैं। आप चाहती हैं कि मैं हीटर जलाऊं और पर्दा ना गिराऊं ताकि आपका कमरा भी गर्म हो जाए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा है कि ये सब मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से समझा रही हूँ ज्योतिका। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। रश्मि ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन ज्योतिका को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने पर्दा गिराकर ही बड़ा हीटर अपने कमरे में जलाया और कंबल में बैठकर वो आराम से मूंगफली खाने लगी और उनके छिलकों को वो अपनी जेठानी के कमरे की तरफ को डालने लगी। काफी देर तक यही हुआ, लेकिन फिर ज्योतिका की आवाज ही आनी बंद हो गई। माँ, चाची की तो कैसी सी भी आवाज ही नहीं आ रही। कहीं उनके हीटर ने काट तो नहीं लिया? नहीं बेटा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं।
वैसे काफी देर हो गई। ज्योतिका तो वरना कुछ न कुछ सुनाती ही रहती है। क्या वो सो गई है? नहीं, इतना बड़ा हीटर उसके कमरे के भाग में जल रहा है, जरूर कुछ तो बात है। रश्मि ने ऐसे बोलकर जैसे ही पर्दा हटाया तो कमरे में गैस ही गैस भरी हो रही थी, जिसमें रश्मि का दम घुटने लगा और उसने जैसे ही ज्योतिका को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सांस तो चल रही थी लेकिन वो बेहोश हो गई थी। ये देखकर रश्मि डर गई और उसने जल्दी से कुशाल और मोहित को बुला लिया, जो डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर आए। डॉक्टर, ज्योतिका ठीक तो है ना? कुशाल जी, किस्मत अच्छी रही आपकी पत्नी की, जो उन्हें इनकी जेठानी ने वक्त रहते देख लिया, वरना 1 मिनट की भी देरी से इनकी जान जा सकती थी। इतनी हैवी पावर की चीजों को ऐसी छोटी और बंद जगहों में नहीं चलाना चाहिए। खासकर हीटर जलाकर सोना तो बहुत रिस्की है। हमेशा हीटर को ऐसे जलाया जाए कि उसकी गैसें निकलती रहे। अच्छा, मैंने दवा दे दी है, ये इन्हें दे देना। डॉक्टर ऐसा बोलकर चला गया। कुशाल ने ज्योतिका को घूरते हुए देखा। ज्योतिका को अब एहसास हो रहा था कि अपनी जेठानी की बात न मानकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन आज के बाद वो सुधर गई। उसने माफी के तौर पर रश्मि को एक कंबल भी गिफ्ट किया और पर्दा भी हटा दिया गया और अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था।